स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और फिजिक्स की जो शुरुआत करेंगे वो दो एग्जाम को टारगेट करते हुए हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक होगा छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा, एसीएफ और रेंजर की पोस्ट आई थी उसके लिए, और दूसरा मेंस पेपर को टारगेट करते हुए भी हम पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में क्या अंतर है ये मैंने बता रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। हमारा पहला चैप्टर है जब हम सिलेबस देखते हैं एसीएफ का। ध्यान रखिएगा, सिलेबस में सीक्वेंस हम किसके हिसाब से फॉलो करेंगे, तो एसीएफ का जो सिलेबस है उसके हिसाब से सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं। कौन कौन सा दोनों का पार्ट होगा, मतलब एसीएफ और मेंस का पार्ट होगा, वो मैं बता दूंगा, आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है मेंस के लिए भी उपयोगी है और एसीएफ के लिए तो है ही। तो पहला टॉपिक आज का ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऊर्जा के स्रोत टॉपिक है। ऊर्जा के स्रोतों को कितने प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको पहले समझना जरूरी है। कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। देखिएगा यहाँ पर ऊर्जा के स्रोतों को सबसे पहले नवीनीकृत और अनवीनीकृत स्रोत के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और वर्गीकरण होता है ऊर्जा के स्रोत का, और वो है परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। क्या दोनों सेम है या दोनों में अंतर है, तो दोनों में अंतर है, सुन लीजिएगा परिभाषा के अनुसार। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर एक साथ लिख रखा है, इधर लिखा है नवीनीकृत स्रोत या नवीन स्रोत। नवीन स्रोत को कहेंगे गैर परंपरागत स्रोत भी। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा नवीनीकृत, मतलब जिसको फिर से हम किसी भी तरीके से उसका उत्पादन करके उसको प्रयोग में ला सकते हैं, उसका मतलब होता है नवीनीकृत, मतलब रिन्यूएबल इंग्लिश में। ठीक है, रिन्यूएबल। और नवीन स्रोत मतलब गैर परंपरागत स्रोत है, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस भी कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में बताने वाला हूं। मेरे हिसाब से साइंस में लैंग्वेज की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते जो टर्मिनोलॉजी रहती है, कोई शब्द होते हैं हमारे, ठीक है, टेक्निकल वर्ड जो होते हैं, उसको मैं डेफिनेटली इंग्लिश में बताऊंगा आपको। दूसरा क्लासिफिकेशन, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या फिर अनवीनीकृत स्रोत। क्लियर है? तो परंपरागत मतलब कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, जो इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है, और अनवीनीकृत स्रोत मतलब जिसको हम फिर से उत्पादन नहीं कर सकते, जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता, वो है अनवीनीकृत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। लेकिन इससे आप एक इन्फ्रेंस ये मत निकालिएगा, ये रिजल्ट मत निकालिएगा कि सारे के सारे नवीनीकृत नवीन हो सकते हैं या गैर परंपरागत हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे परंपरागत जो है वो नॉन रिन्यूएबल होंगे या अनवीनीकृत होंगे। ठीक है, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ परंपरागत कन्वेंशनल सोर्सेस हमको देखने को मिलते हैं कि वो रिन्यूएबल भी होते हैं, जो मैं बताऊंगा एग्जांपल में। ठीक है, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन इस हिसाब से करते हैं जब आप किसी भी बुक में देखेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सोर्सेस हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ कुछ ऐसे सोर्सेस हैं, कुछ कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जो परंपरागत होने के बावजूद नवीनीकृत होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका मतलब क्या है, सामान्यतः जो नवीनीकृत होगा वो नवीन स्रोत भी होगा, गैर परंपरागत भी होगा। उसी प्रकार जो परंपरागत होगा वो अनवीनीकृत होगा, सामान्यतः, जरूरी नहीं है। क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि कौन से बुक से पढ़े, तो ये भी चीज सुन लीजिए। आपको कौन से सोर्स से पढ़ना है ये आप पर निर्भर करता है। बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं कंपलसरी सोर्स की बात करूं तो 12th की बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 12th की बुक कौन सी होगी फिजिक्स की, तो 12th की जो सीजी बोर्ड का अगर आप फॉलो करना चाहते हैं वो भी काफी अच्छी बुक है। शायद प्रबोध पब्लिकेशन का कहीं अगर आपको मिल जाए तो प्रबोध पब्लिकेशन का जो पुरानी बुक होती थी फिजिक्स की, ठीक है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की, उसको आपको रख लेना है। उसमें काफी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। दूसरा 10th की जो पुरानी बुक थी, ठीक है, फिर से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सीजी बोर्ड की, वो भी आपको साथ में रखना है। हालांकि उसमें उतना डिटेल नहीं दिया, लेकिन काफी कुछ चीजें उसमें दी हुई है। ठीक है, यहां पर मैं सारी चीजें कवर करूंगा, लेकिन थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर आंसर राइटिंग आपको करनी है तो थोड़ा सा तो बुक का सहारा लेना पड़ेगा। यहां पर मैं सारे फैक्ट, सारे तथ्य कवर करके दूंगा आपको, सो दैट आपको आंसर राइटिंग हो या एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना हो, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं जाने वाली है, इतनी गारंटी है। आंसर राइटिंग भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे करना है मेंस पेपर के हिसाब से, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। चले तो शुरू करें फिर।
अब यहां पर डेफिनेशन आपको सुनना है। पहले मैं ऊर्जा के स्रोत का क्लासिफिकेशन पहला वाला वो बताऊंगा, नवीनीकृत या नवीन स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। अब नवीनीकृत और नवीन स्रोत के डेफिनेशन में अंतर है, सुनिएगा कैसे। नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत वो स्रोत हैं जिनको फिर से उत्पादित करके प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसको नवीनीकरण किया जा सकता है, वो है नवीनीकृत स्रोत, ठीक है, जिसको रिन्यूएबल सोर्स कहेंगे। क्लियर है, एक बार और मैं दोहरा दिया। नवीन स्रोत मतलब नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत स्रोत। इसका मतलब यह है कि इस ऊर्जा के स्रोत का उपयोग हम बहुत ही पहले से या परंपरागत रूप से करते नहीं आए हैं, ये अभी अभी प्रयोग में लाया जा रहा है, इस कारण इसको नवीन ऊर्जा के स्रोत कहा जा रहा है या गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल कहा जा रहा है। डिफरेंस क्लियर है दोनों में, दोनों के परिभाषा में अंतर है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग दिया है। अब आपसे अगर उत्तर लेखन के रूप में भी पूछ दिया जाए तो आप बड़े आसानी से इसे लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, फैक्ट अगर आपके हैं, आपके पास तथ्य हैं आपके पास उत्तर में डालने के लिए, तो अपने शब्दों में फ्रेम करने में आंसर को कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी। ये उन छात्रों के लिए कह रहा हूं जो मेंस पेपर देने वाले हैं। क्लियर है, तो ये आपका डेफिनेशन है नवीनीकृत का और नवीन स्रोत का। अब उदाहरण देखिए, ऐसे स्रोत जिनको फिर से किसी भी तरीके से उत्पादित करके प्रयोग में लाएंगे, और दूसरा डेफिनेशन कि हम बहुत पहले से यूज करते नहीं आ रहे, अभी अभी हमने इसके इस्तेमाल शुरू किए हैं, इसके प्रयोग शुरू किए हैं, ठीक है, नवीन तरीके से। तो देखिए, सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, महासागरीय ऊर्जा, ठीक है, जिसके फॉर्म में हम टाइडल एनर्जी भी देखते हैं और वेव एनर्जी भी देखते हैं, महासागर की ऊर्जा को, ठीक है, सी एनर्जी इंग्लिश में कहेंगे। भूतापीय ऊर्जा इंग्लिश में कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी, और बायोगैस, बायोगैस ही होगा, ठीक है। तो ये सारे जो ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? नवीनीकृत, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, या नवीन स्रोत के अंतर्गत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सभी स्रोतों का उपयोग हमने अभी अभी शुरू किया है और निरंतर इसमें और भी आगे जाके जो मेथड है इनके उपयोग में लाने के, वो और भी विकास के चरणों में है, तो और भी इसमें विकास की संभावना है आगे जाकर, ठीक है। तो ये सभी के सभी नवीन स्रोत में आते हैं, गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन, परंपरागत जिसको कन्वेंशनल कहेंगे इंग्लिश में, अनवीनीकृत स्रोत जिसको नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। डेफिनेशन फिर से वही अंतर है, उसका विपरीत। परंपरागत किसे कहेंगे? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम बहुत पहले समय से करते आ रहे हैं, परंपरागत रूप से, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? परंपरागत स्रोत, ठीक है, बहुत पहले से उपयोग में लाते जा रहे हैं, ठीक है, जब से मनुष्य ने ऊर्जा के उपयोग का शुरुआत की थी, उस समय से ये स्रोत प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उसकी बात करें, ठीक है। अनवीनीकृत स्रोत मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन जो नॉन रिन्यूएबल है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उस ऊर्जा के स्रोत का एक बार प्रयोग कर लेने के बाद, जितनी भी क्वांटिटी में आप करें, उसको फिर से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता किसी भी तरीके से उत्पादित करके। एक बार वो खत्म हो गया तो हो गया, ठीक है। तो वो डेफिनेशन है अनवीनीकृत स्रोत का, नॉन रिन्यूएबल जिसको इंग्लिश में कहेंगे। बात समझ में आई? उदाहरण, कोयला जमीन के अंतर्गत मिलता है, जीवाश्म ईंधन है। वैसे ही लकड़ी हालांकि जीवाश्म नहीं है, ये तो आपको पेड़ों से मिल जाता है। जीवाश्म के ईंधन के तौर पे आपको पेट्रोलियम भी ध्यान में रखना है और प्राकृतिक गैसें भी ध्यान में रखनी है। तो ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। मतलब करोड़ों वर्ष पूर्व जमीन में जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए, उनके फलस्वरूप इन जीवाश्म ईंधनों का निर्माण हुआ था और इनको हम बहुत पहले से प्रयोग में लाते आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें से एक लकड़ी, हालांकि लकड़ी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं माना जाता, इतना आप समझिए। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है, ये किसके हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण है। क्लियर है। और जिनको फिर से, जैसे मान लेते हैं जमीन में कोयले की जितनी खदानें हैं, किसी खदान से अगर सारे कोयले निकाल लिया जाए तो वापस वहां पर फिर से कोयला नहीं आने वाला है, क्योंकि ये करोड़ों वर्षों के परिणाम स्वरूप आया था। तो फिर से कैसे आएगा इतना जल्दी, है कि नहीं? उसके लिए फिर से पृथ्वी को पूरा नष्ट होना पड़ेगा, मतलब सारे जीव जंतु दब जाएंगे पृथ्वी के अंतर्गत, फिर करोड़ों वर्ष बाद ये देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो फिर से ये नहीं आ सकते, तो इस कारण इसको अनवीनीकृत या नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे कि मैंने कहा, कुछ परंपरागत स्रोत होने के बावजूद रिन्यूएबल भी होते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा परंपरागत है, वो अनवीनीकृत होगा जरूरी नहीं है,
समझिए, सामान्यतः ऐसा क्लासिफिकेशन किया जाता है सामान्यतः, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहां पर देख लीजिए उदाहरण। कुछ परंपरागत स्रोत ऐसे हैं जिनको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, जिसका फिर से उत्पादन किया जा सकता है। तो मतलब कुछ परंपरागत, कुछ कन्वेंशनल सोर्सेस रिन्यूएबल भी होते हैं, मतलब नवीनीकृत भी होते हैं, ठीक है, नवीनीकृत भी होते हैं, इंग्लिश में रिन्यूएबल कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जल ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, वाटर एनर्जी। जल की ऊर्जा का प्रयोग बहुत पहले से इंसान करता आ रहा है। अब जल ऊर्जा का प्रयोग कैसे करते हैं? तो जल की ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मैं आगे डिटेल में आऊंगा इसमें, डोंट वरी, ठीक है। तो जल के थ्रू विद्युत उत्पादन करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये बहुत पहले से कर रहे हैं, तो परंपरागत स्रोत में आता है ये, लेकिन ये नवीनीकृत भी है, ठीक है, रिन्यूएबल भी है, क्योंकि जल, देखिए, जब तक जल है और जल तो रहेगा, चाहे सागर में हो, चाहे नदी तालाब में हो, बांध बना लेते हैं तो जल तो रहने वाला है ना। तो इससे फिर से हम ऊर्जा बार बार उत्पादित कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये जल ऊर्जा हो गई। और उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं तो विद्युत ऊर्जा। अब ऑब्वियस सी बात है, जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की मैंने बात की, तो इसमें विद्युत ऊर्जा भी शामिल हो जाएगी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा भी शामिल हो जाएगी। अब विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत उत्पादन करने के बहुत सारे तरीके। तो विद्युत उत्पादन करने का तरीका एक हो गया जल ऊर्जा, तो जल के अंतर्गत ही आ रहा है ये विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब विद्युत उत्पादन करने का और तरीका होता है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी परंपरागत। अब ये जो नाभिकीय संयंत्र है या नाभिकीय ऊर्जा है ना, इसमें आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि कुछ स्थानों पे इसको परंपरागत स्रोत में रखा गया है और कुछ स्थानों पर इसको गैर परंपरागत स्रोत में रखा गया है, नाभिकीय ऊर्जा को या नाभिकीय संयंत्र को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को, विद्युत उत्पादन करने का जो तरीका है, ठीक है। तो हम इस नाभिकीय संयंत्र को परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत रख के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे भी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, वो इंसान ठीक ठाक पहले उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। क्लियर है इतनी बातें? और साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट की भी बात करें, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की भी बात करें तो थर्मल पावर प्लांट भी आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, उससे भी बिजली पैदा होती है। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं आपको फिर से क्लासिफाई करके मतलब ठीक से लिख के बता देता हूं। तो कन्वेंशनल के अंतर्गत कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो नवीनीकृत, और ये सारे के सारे नवीनीकृत है ना, सारे के सारे नवीनीकृत है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये सबका मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत आप क्या कर लेंगे कि जो ऐसे सोर्स, यहां पर लिखेगा जो ऐसे सोर्स परंपरागत हैं किंतु नवीनीकृत भी है, उनके उदाहरण के तौर पे क्या, जल ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, अल्टीमेटली जल ऊर्जा का विद्युत उत्पादन में ही किया जाता है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के तरीकों के आधार पर भी हम क्लासिफाई अगर करें तो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारे के सारे परंपरागत होने के साथ साथ नवीनीकृत भी है, बार बार बिजली पैदा की जा सकती है इनसे। ऐसा नहीं है कि एक थर्मल पावर प्लांट से जितनी बिजली पैदा हो गई उसको उपयोग कर लिया तो फिर से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। अंतर स्पष्ट है अब क्या? तो ये हो गया पूरा डेफिनेशन उदाहरण के समेत। आई थिंक कोई भी अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर रहेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ऊर्जा के स्रोत हमने पढ़ लिए, डेफिनेशन के साथ सारी बातें हमने कवर कर ली, तो अगला टॉपिक जो हमको दिखाई देता है सिलेबस में वो है सौर ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, सारी बातें कवर करूंगा, डोंट वरी। तो सौर ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ना है पहले। तो शुरू में हम क्या करेंगे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है, रिन्यूएबल सोर्सेज जो है, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए सौर ऊर्जा के स्रोत, तो सौर ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक और सबसे बड़ा मतलब मेन सोर्स जो है, सोर्स एक ही है सौर ऊर्जा का, ऑब्वियसली सूर्य है। तो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कहां कहां पर होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके जितनी भी पृथ्वी में पवनें चलती है, ठीक है, उसका कारण है सौर ऊर्जा। साथ ही साथ जो वर्षा होती है पृथ्वी के अंतर्गत, वो भी किसके परिणाम स्वरूप है? सौर ऊर्जा के परिणाम स्वरूप है। क्योंकि देखिए
सन के लोकेशन के हिसाब से ही, जैसे अगर मान लेते हैं गर्मी के दिनों में कहीं पर सूर्य काफी तेज पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो वहां पर की वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और फिर उस खाली स्थान, कम दाब वाले क्षेत्र का स्थान भरने के लिए ठंडी हवा आती है। तो इस तरीके से हवा की गति, हवा की दिशा निर्धारित होती है, पवन की दिशा निर्धारित होती है। ये हो गई, ठीक है। तो सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके ही पवन ऊर्जा यहां पर हो रही है। दूसरी बात, वर्षा का निर्धारण भारत के अंतर्गत या पूरे विश्व के अंतर्गत भी किस पे डिपेंड करता है? सूर्य की स्थिति पे निर्भर करता है। जैसे मानसून की हम बात करें, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सूर्य ऊर्जा के स्रोत पे हमको ध्यान में रखना है सूर्य, इसी कारण हमको पढ़ना है सौर ऊर्जा के बारे में। क्लियर है? तो देखिए सौर ऊर्जा, अब सौर ऊर्जा जब पढ़ेंगे, सूर्य की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तो यह भी जानना जरूरी है कि सूर्य में जो ऊर्जा आ रही है वो कहां से आ रही है भाई, है ना। तो पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि सूर्य जो है एक कोयले का गोला है जिसमें दहन की प्रक्रिया हो रही है और वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ठीक है। पहले समय में ऐसा मानते थे, लेकिन फिर ये हिसाब किताब लगाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि अगर ये आग का गोला होती या जिसमें कोयला होता तो वो कंटिन्यू जलने के कारण उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो कम होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कुछ भी। तो ये जो धारणा थी कि ये कोयला है, कोयला का दहन हो रहा है इसके अंतर्गत, वो खारिज हो गया, ठीक है। फिर आगे जाके क्या सिद्धांत प्रतिपादन हुआ, जो एक्चुअल में फैक्ट है वो देख रहे हैं अब यहां पर, जो एक्चुअल है, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का कारण है हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया को इंग्लिश में फ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन के दो नाभिक, हल्के नाभिक मिलकर हाइड्रोजन का एक भारी परमाणु बनाते हैं जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम। सबसे पहले ध्यान रखना मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन के दो नाभिक, दो हल्के नाभिक मिलकर हाइड्रोजन का एक भारी परमाणु का निर्माण करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम का निर्माण करेंगे जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। उसके बाद यही दो हाइड्रोजन के परमाणु, दो परमाणु मिलकर, भारी परमाणु मिलकर, मतलब दो ड्यूटेरियम मिलकर आपका हीलियम का निर्माण करते हैं। और इनके संलयन प्रक्रिया से, संलयन मतलब फ्यूजन, मतलब आपस में जुड़ने वाली प्रक्रिया से, जुड़कर जो ये हीलियम बना रहे हैं उस वाली प्रक्रिया से काफी अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो यही कारण है सूर्य में ऊर्जा का। दो ड्यूटेरियम जुड़ेंगे, संलयित होंगे और इनके संलयन के पश्चात हीलियम बनेगा और इस प्रोसेस में, इस अभिक्रिया में अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है प्लस ऊर्जा, ऊर्जा मिल रही है, यही ऊर्जा मिल रही है सूर्य से। क्लियर है? तो ये पूरा रिएक्शन मैंने बता दिया है। यहां पर जो शुरू में दो हल्के हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ रहे हैं वो नहीं लिखा है मैंने, तो क्या हुआ, तो यहां पर मैंने बताया शुरू में जो दो हल्के नाभिक जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन के, वो भारी हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं, जो है ये ड्यूटेरियम, ये भी ड्यूटेरियम, ये भी ड्यूटेरियम। फिर दो ड्यूटेरियम जुड़कर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? और फिर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ये सूर्य में ऊर्जा का कारण है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अब यहीं से हम सूर्य नियतांक की बात कर लेते हैं, सौर नियतांक की बात कर लेते हैं, जिसे सौर उष्मांक भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो समझिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सौर नियतांक या सौर उष्मांक। पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आपतित लंबवत सौर विकिरण को सौर नियतांक कहा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, जैसे मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूं, डोंट वरी, एग्जांपल के साथ डायग्राम बना के समझाऊंगा। पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सतह पर आने वाली सूर्य की किरण प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कुछ क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, डिसाइड करने के लिए। पूरा क्षेत्रफल नहीं लेंगे, बताऊंगा। आपतित लंबवत सौर विकिरण, विकिरण मतलब रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, ठीक है, लिखा हुआ यहां पर सोलर रेडिएशन की मात्रा को सौर नियतांक या सौर उष्मांक कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान होता है 1366 वॉट पर मीटर स्क्वायर। प्रति इकाई क्षेत्रफल बोला तो प्रति मीटर स्क्वायर ले लिया, तो 1366 वॉट, क्योंकि किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है वॉट, ठीक है। तो सौर विकिरण को किससे नापा जाता है? इकाई क्या है उसकी? वॉट है, ठीक है, क्योंकि सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन जो है वो एक शक्ति है, ठीक है, पावर है, और पावर की यूनिट वॉट होती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जूल पर सेकंड भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, जूल पर सेकंड, जूल ऊर्जा की मात्रक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर रहनी चाहिए, बेसिक। क्लियर? अब देखिए, कहीं कहीं पर ये 1.366 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हमने 1366 पढ़ा था, यहां पर 1.366 है। क्या किया मैंने? यहां पर दशमलव लगा दिया, मतलब वॉट के सामने किलो लगा दिया।
किलो मतलब 1000 होता है, आपको पता है। तो जब यहां पर किलो लगाया मैंने तो ऑब्वियसली दशमलव तो यहां लगेगा ना 3 स्थान के बाद में, तो 1.3666 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ऐसा भी लिखा जा सकता है। और कहीं कहीं पर यही आंकड़ा लिखा होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अंतर स्पष्ट है, मतलब 1.366 को राउंड करके क्या कर दिया उसने, 1.4 कर दिया। तो 1.4 भी मिलेगा, वो भी सही मान सकते हैं, 1.366 मिलेगा वो भी सही है, 1.388 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर मिलेगा वो भी सही है। कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर, ठीक है। अब क्या है ये एक्चुअली मैं बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। जैसे यहां पर हम बना लेते हैं सूर्य, ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर हम बना दिए सूर्य, ठीक, और यहां पर बना दिए पृथ्वी, पृथ्वी को नीले पेन से बना देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है भाई, देखिएगा फैक्ट तो कवर कर रहा हूं लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट रटवा दिया और फिर एग्जाम में कुछ अलग पूछ दिया तो बना नहीं आपसे, ठीक। संतुलन की स्थिति जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट, या ऐसा भी जरूरी नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ते बैठे हैं, फैक्ट कवर नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो देखिए सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है, मान लेते हैं ऐसे, वैसे तो सूर्य की ऊर्जा पूरे अर्थ के यहां तक और यहां तक भी कवर करेगी, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक, प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो ये प्रति इकाई क्षेत्रफल ले लिया मीटर स्क्वायर में, क्लियर। और फिर इस पे जो लंबवत किरणें पड़ती है, ये जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये अगर आपका सरफेस है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल है, उस पे लंबवत पड़ने वाली किरणों को देखेंगे, क्योंकि देखेंगे आप सूर्य की किरणें यहां पर भी पड़ेगी और यहां पर भी पड़ेगी, तो ये किरणें जो है यहां पर आने वाली किरणें लंबवत नहीं है, लंबवत पड़ने वाली किरणों को ही देखना है, ठीक है। और उसी की सौर विकिरण की मात्रा को, प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, सौर नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली सौर नियतांक या ऊष्मांक क्या है, सोलर रेडिएशन ही है, सोलर रेडिएशन की मात्रा ही है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, और लंबवत पड़नी चाहिए। ये हो गया इजी तरीका याद करने का, याद रहेगा। अब इससे एक रिलेशन मिलता है आपको, रिलेशन क्या मिलता है, सोलर एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा का फॉर्मूला यहां बता रहा हूं, इज इक्वल टू सोलर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एरिया। कहां से आया सर, यहीं से आया है, यहीं से आया। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, यहां पर क्या बताया, यहां पर मैंने आपको बताया, देखिएगा यहां पर मैंने आपको बताया सोलर कांस्टेंट, है ना, सोलर कांस्टेंट का डेफिनेशन बताया यहां पर, सौर नियतांक, सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू सौर विकिरण की मात्रा है, और सौर विकिरण मतलब आपका वॉट आ जाता है, वॉट, और वॉट को मैंने बताया था जूल पर सेकंड होता है कि नहीं। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, और सेकंड है समय का, है कि नहीं, जूल पर सेकंड। और साथ ही साथ इसके नीचे क्या था, पर मीटर स्क्वायर, इसके नीचे क्या था, पर मीटर स्क्वायर, मतलब इस समय के साथ क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल। तो यहां पर से क्या रिलेशन मिल गया, सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू ऊर्जा बटे समय गुणित क्षेत्रफल, ये मिलेगा। तो यहां पर से ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, ऊर्जा बराबर आ जाएगा सोलर कांस्टेंट गुणित, अब ये नीचे है, ये इधर आके गुणा हो जाएंगे, समय गुणित क्षेत्रफल। बात समझ में आई। तो वही कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की तो बात कर रहे हैं। अंतर स्पष्ट हुआ। सिंपल वॉट को मैंने जूल पर सेकंड लिख दिया, मतलब ऊर्जा प्रति सेकंड लिख दिया, बस। तो वही चीज है, देख लीजिए, सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा बराबर सोलर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसको ध्यान में रखेंगे, न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, तो बड़े आसानी से न्यूमेरिकल बन जाएगा। हर किसी का मान दिया होगा, जो चीज निकालने पूछी जाएगी आप इसमें मान रख दीजिए और बता दीजिए। क्लियर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ फैक्ट देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का 47% भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, एक्चुअली पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी की सतह पर। देखिए पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पर वायुमंडल भी होती है, ठीक है, और यहां पर आने वाली विकिरण के वायुमंडल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मैंने फैक्ट लिखा है 47%, वो पृथ्वी की सतह की बात कर रहा हूं। मतलब जैसे सूर्य की जितनी भी ऊर्जा विकिरण आती होगी पृथ्वी पर, ठीक है, तो 53% जो सूर्य की ऊर्जा है वो या तो परावर्तित हो जाती है वायुमंडल से ही, या तो वायुमंडल के द्वारा कुछ अवशोषित कर ली जाती है। सतह पर कितनी प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है सूर्य की, 47% ऊर्जा पहुंचती है पृथ्वी की सतह पर। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ऊर्जा जो है वो परावर्तित हो जाती है सूर्य की,
वायुमंडल से और कुछ अवशोषित कर ली जाती है वायुमंडल से। तो जितनी भी ऊर्जा आ रही है उसका 47% ऊर्जा ही पृथ्वी की सतह पर, जमीन पर पहुंचता है। ये आप ध्यान रखें। अब एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले जहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं मल्टीपल चॉइस के, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्चुअल बोले, फैक्ट बोले, सूर्य किन किन किरणों से मिलकर बना होता है? तो देखिए यहां पर सूर्य जो है अवरक्त किरणें प्लस दृश्य प्रकाश प्लस पराबैंगनी किरणों से मिलकर बना होता है। मतलब ये सूर्य के किरणों के घटक है, ठीक है, याद रखें। तो सूर्य में क्या क्या किरणें होती है? अवरक्त किरणें होती है, दृश्य प्रकाश होते हैं और पराबैंगनी किरणें भी होती है। तीनों को मिलाकर सूर्य की किरणें, मतलब तीनों सूर्य की किरणों में होते हैं, ठीक। अब किससे क्या होता है ये भी थोड़ा सा जानना आवश्यक है। तो देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, जो भी सूर्य की ऊर्जा से हमको गर्मी महसूस होती है या किसी भी प्रकार के लाइट से हमको गर्मी महसूस होती है ना, तो उस गर्मी के पीछे, उस ऊष्मा के पीछे अवरक्त किरणों का हाथ होता है। अवरक्त किरणों को इंग्लिश में इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंफ्रारेड नाम आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरणें। तो जो भी सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है उससे ऊष्मा जो हमको महसूस होती है, गर्मी जो महसूस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अवरक्त किरणों के कारण महसूस होती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकाश में हो, सूर्य के प्रकाश की बात करें, कोई अन्य प्रकाश, अगर हमको गर्मी महसूस हो रही है किसी भी प्रकाश के द्वारा, तो उसमें अवरक्त किरणों की उपस्थिति है। क्लियर है? तो गर्मी पैदा करने के लिए, ऊष्मा पैदा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अवरक्त किरणें। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ठीक है। दृश्य प्रकाश कितने होते हैं? कुल 7 रंग। अगर इनके संगठक की हम बात करें, 7 रंग, जैसे हिंदी में हम कहते हैं बैजानी ही पिनाला, ठीक है। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, इंग्लिश में विब्ग्योर कहते हैं हम, ठीक है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ठीक है, पिनाला, ठीक है, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग हो गए। विब्ग्योर इंग्लिश में होता है। तो ये दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। और पराबैंगनी किरणें ये क्या होती है ये भी बताता हूं। तो ध्यान से सुनिए अब यहां पर से कॉन्सेप्ट। जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य आपसे पूछ लिया जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य ध्यान रखेंगे 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्ध्य है, ध्यान रखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है दृश्य प्रकाश का, कहां से कहां तक? तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से, ठीक है, लंबाई में मापा जाता है इसको, तरंग दैर्ध्य को, से 7 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है, ठीक है। क्लियर? सबसे अधिक किस रंग का होता है और सबसे कम किस रंग का होता है ये भी ध्यान रखें। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होगा और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होगा, क्योंकि 4⁻⁷ कम है, 7⁻⁷ ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होगा और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसी के बीच में, बैगनी और लाल रंग के बीच में अन्य 5 रंग आ जाते हैं, कुल मिलाकर 7 रंग दृश्य प्रकाश के अंतर्गत। अब सुनिए, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणें अवरक्त किरणें कहलाती है। मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य 7⁻⁷ से अधिक होगी, तो लाल रंग से इधर आने वाली जो भी किरणें होंगी वो अवरक्त किरणें कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अवरक्त किरणें कहलाएंगी, ठीक है। और बैगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें पराबैंगनी किरणें कहलाएंगी, पराबैंगनी किरणें कहलाएंगी, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट। क्लियर है? इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट। बैगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य, सुन लीजिए फिर से, वेवलेंथ कहते हैं तरंग दैर्ध्य को, वेवलेंथ। जिसकी भी वेवलेंथ बैगनी कलर से कम होगी वो अल्ट्रा वायलेट रेज कहलाएंगी। जिसका भी वेवलेंथ रेड कलर से ज्यादा होगा वो इंफ्रारेड रेज कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये अंतर आप स्पष्ट करेंगे। गर्मी किसके कारण महसूस हो रही है, किसका तरंग दैर्ध्य कितना है, कहां से कहां तक है, कम होने पे कौन सी किरणें होंगी, ज्यादा होने पे कौन सी किरणें होंगी, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। एक और बात, ये अवरक्त किरणें दृश्य प्रकाश पृथ्वी तक तो पहुंचती है,
लेकिन जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको कौन अवशोषित कर लेता है, या भली भांति जानते हैं, ठीक है ना। सूर्य की किरणों में तीनों चीजें मौजूद है, ये पृथ्वी पर पहुंच रही है, ये पृथ्वी पर पहुंच रही है, लेकिन पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको मैं नहीं बता रहा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, कहीं कहीं पर चलिए बता ही देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ओजोन परत, वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसके द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। इसी का हम कहीं कहीं पर देखते हैं कि अगर ओजोन परत पे कहीं पर छेद आ गया है तो पराबैंगनी किरणें वहां से आ रही है और ये इंसानों के लिए काफी खतरा है, कैंसर कारक है, ऐसा बोलते थे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्लियर है सूर्य की विकिरणों के बारे में सारी बातें। सौर ऊर्जा की हमने बात कर ली, अब इनसे चलने वाली ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमको बात करना है कि सौर ऊर्जा से कैसे ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। सौर ऊर्जा तो मिल रही है, वर्षों से मिल रही है, तो फिर इनको नवीनीकृत स्रोत में कैसे रखा जाए, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है कि नहीं। सौर ऊर्जा को हमने किसके अंतर्गत रखा है, हमने रखा है नवीनीकृत स्रोत के अंतर्गत, नवीन स्रोत के अंतर्गत। तो ये कैसे हुआ, जबकि सूर्य तो करोड़ों वर्ष पहले से है, ठीक है, और शुरू से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य अपनी ऊर्जा दे रहा है लेकिन इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं बहुत पहले से, क्योंकि जो ऊर्जा आ रही है वो तो पौधों को मिल रही है, हम अपने ऊर्जा उत्पादन में कहां इसका उपयोग कर रहे हैं, पहले से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऊर्जा के स्रोत की बात हम इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि जिस भी सोर्स का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादित अगर की जा रही है उससे कुछ यांत्रिक कार्य हो रहा है कि नहीं, कुछ मैकेनिकल कार्य हो रहा है कि नहीं, या विद्युत उत्पादित की जा रही है कि नहीं, उस संदर्भ में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा हमको मिल रही है, हम बड़े मजे से ठंड के दिनों में ऊर्जा सेकते आ रहे हैं, विटामिन डी मिल रही है तो ये ऊर्जा का स्रोत है, बहुत पहले से उपयोग में कर, ऐसा नहीं है, इसको कंसिडर नहीं कर रहे। क्या मुझे बताइए, सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत पहले से ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ यांत्रिक कार्य हो सकता है या विद्युत पैदा हो रही है, नहीं, ये तो अभी हमने इसका विकास किया है, सोलर पैनल जिसको कहते हैं, ठीक है। और वो भी तकरीबन जितनी भी सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है उसका केवल 1% हम यूज करते आ रहे हैं, बस केवल 1% ऊर्जा उत्पादित करने के लिए, विद्युत उत्पादित करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं मानेंगे कि हम सूर्य की ऊर्जा को सेकते आ रहे हैं, पेड़ पौधे उपयोग में करते आ रहे हैं, उसको हम ऊर्जा के स्रोत में काउंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई यांत्रिक ऊर्जा, कोई विद्युत ऊर्जा उत्पादित नहीं हो रही है। अब के केस में जब सोलर पैनल का डेवलपमेंट हुआ, सोलर सेल का डेवलपमेंट हुआ, तब जाके उस सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण इसको नवीनीकृत स्रोत के अंतर्गत रखा गया है, नवीनीकृत तो खैर है ही क्योंकि अल्टीमेट आ रही है, नवीन स्रोत के अंतर्गत रखा गया, गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा गया। समझ में आई बात आपको, ठीक है। ये अभी अभी डेवलप हो रहा है और डेवलप होने वाले स्टेज में भी है, विकसित होने वाले स्टेज में है अभी भी, क्लियर है ना। तो केवल 1% ऊर्जा का उपयोग करके सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, ठीक है। इफिशियंसी काफी कम होती है, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। कहीं सोचिए अगर 47 के 47% ऊर्जा का उपयोग हम कर लें सूर्य के, तो किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी, हम केवल 1% ही कर रहे हैं सोलर पैनल से, ठीक है। खर्च ज्यादा है, ठीक है, और जो उत्पादित ऊर्जा है, विद्युत है, वो भी कम मात्रा में उत्पादित होती है। अब यहां से सुनिए, जो मेंस आंसर राइटिंग करने वाले हैं, इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, आराम से आप सारे तथ्य समाहित कर सकते हैं। अब सपोज आपसे पूछ दिया जाए कि नवीनीकृत स्रोत जो है या नवीन स्रोत जो है उसके लाभ और हानि लिखिए, ठीक है। तो इसमें आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि इसको फिर से उत्पादन किया जा सकता है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और जितने भी नवीनीकृत स्रोत हैं, नवीन स्रोत है, नवीनीकृत स्रोत है, उससे जो प्रदूषण होता है वो भी काफी कम होता है, ठीक है। हानि में अगर लिखेंगे तो जैसे सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो यह प्रक्रिया खर्चीली है, काफी कम मात्रा में विद्युत उत्पादित होती है। इस तरीके से आप लाभ और हानि में बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। कहां से मिलेगा, तो जो भी बुक मैंने आपको बताया, सोर्स बताया, उससे इस प्रकार के आंसर राइटिंग के लिए आपको सारी चीजें मिल जाएगी। यहां पर मैं कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर रहा हूं सो दैट आंसर राइटिंग भी करना चाहें तो ये सारी बातों को आप समाहित कर पाए। क्लियर है सारी बातें, आगे बढ़े। तो लाभ हानि यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं यहां पर, क्लियर है। लाभ क्या है, हानि क्या है, हर एक ऊर्जा के स्रोत के वो आपको खुद से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे सौर ऊर्जा की, बात करें तो सौर तापन युक्तियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि सौर ऊर्जा को उपयोग करके किस किस तरीके से, किस किस माध्यम से बिजली पैदा की जा सकती है या सौर ऊर्जा को उपयोग करके कुछ अन्य कार्य किए जा सकते हैं।
तो जैसे उदाहरण देखिए, सौर तापन युक्तियों के अंतर्गत सोलर कुकर, हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, सोलर वाटर हीटर, सोलर भट्टी, सोलर सेल। ठीक है, ये सारे सौर तापन युक्तियों के अंतर्गत आते हैं। मतलब सौर तापन नाम से क्लियर है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके ताप उत्पादित होता है, तापन होता है उसमें, और फिर उसका उपयोग किसी चीज में किया जाता है। ठीक, एक साधारण सौर तापन युक्तियों की बात करूं मैं, तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको समझा देता हूं कि कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहां पर एक बक्सा दिख रहा है आपको, और यहां पर एक परावर्तक दिख रहा है जिसको दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, सारी चीजें सुन लीजिए। देखिए, सूर्य की आने वाली ऊर्जा को उपयोग में ला रहे हैं किसी काम में, तो यहां पर क्या है, गर्म करने में काम है, तापन युक्ति है, गर्म करने वाली युक्ति है। तो ऑब्वियसली सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करना पड़ेगा एक जगह पे। इकट्ठा कैसे होगा, यह भी सवाल है। क्या किसी भी चीज को रख देंगे तो गर्म होगा क्या? बिल्कुल गर्म होगा, लेकिन उस मात्रा में गर्म नहीं होगा जिस मात्रा में हमको काम करने के लिए चाहिए कोई चीज। जैसे मान लेते हैं, इसी का उदाहरण ले लेता हूं, सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या है, मतलब एक खाना बनाने वाली युक्ति है सौर ऊर्जा को उपयोग में करते हुए। क्या सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाया जा सकता है, ऐसे किसने सोचा होगा? सोचा भी होगा तो किस माध्यम से, कैसे तरीके से किया सकता है, और ये डेवलप है आपके सामने, और ये हम स्कूल से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा को आने देते हैं किस पे, ऐसे सतह पे जो सूर्य की ऊर्जा को कुछ देर तक होल्ड करके रख सके अपने पास। ऐसा नहीं है कि सूर्य की ऊर्जा आ रही है फिर वो वापस उसको परावर्तित कर दे रही है, तो उतनी ऊष्मा इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, काली सतह लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा काला रंग जो है वो सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। ठीक है, और सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा तो ही सौर ऊर्जा को स्टोर करके रख पाएगा और अधिक ऊष्मा प्रदान कर पाएगा, तभी जाके खाना बनेगा, है कि नहीं? अब एक बात हो गई कि सौर ऊर्जा को अवशोषित करने वाली बात, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर काली प्लेट को ही अकेला खाली रख दिया जाए तो एक लिमिट तक फिर वो गर्म होगा, लेकिन एक समय के बाद फिर से वो काली सतह गर्म होने के बाद क्या करेगी कि खुद वो काली सतह वापस विकिरण उत्सर्जित करने लग जाएगी, क्योंकि वो तो गर्म हो चुकी है। और कोई भी गर्म चीज ऊर्जा या ऊष्मा उत्सर्जित करती है, ये आपको पता होगा। जैसे आप अगर देखें किसी चीज को गर्म कर लीजिए, थोड़ा पास में हाथ लाइए तो आपको गर्म महसूस होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी गर्म चीज ऊर्जा उत्सर्जित करने लग जाती है, तो गर्म काला सरफेस उत्सर्जित करने लग जाएगा ऊष्मा को, हीट को, तो उसको भी तो रोकना है, क्योंकि बहुत सारा हीट चाहिए, खाना ऐसी ऐसी थोड़ी बनेगा। तो क्या हो गया, तो फिर यहां पर एक ऊष्मारोधी बॉक्स लगा दिया जाता है इस काले सरफेस के ऊपर। यह ऊष्मारोधी बॉक्स क्या करता है कि काली सतह ने जो ऊष्मा अवशोषित की है उसको वापस उत्सर्जित होने से रोक देता है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर एक कांच की शीट लगाई जाती है। ठीक है, कांच की शीट का भी उपयोग इस तरीके से होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है उसको अपने अंदर आने देता है वो, और सूर्य से आने वाली किरणें जो होती है ना, वो लघु तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। ध्यान रखिए, क्या होती है, लघु तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। ठीक है, तो कांच जो होता है वो क्या होता है, सूर्य की किरणें अपने अंदर आने देता है, जो लघु तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। लेकिन जो काला सरफेस है वो जो ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है वो अधिक तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। तो कांच की प्रॉपर्टी ये होती है कि लघु तरंग दैर्ध्य किरणों को अपने अंदर आने देता है, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य की किरणों को वापस अपवर्तन होने से रोक देता है। ये भी कांच की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस कारण यहां पर कांच की शीट भी लगाई जाती है। तो इस तरीके से देखिए, ऊर्जा भी अवशोषित हो रही है, वापस ऊर्जा उत्सर्जित होने से भी रोक रहे हैं। तो इस तरीके से इस युक्ति का प्रयोग क्या कर रहे हैं, एक जगह सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है, और इससे फिर विभिन्न कामों में प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे सोलर कुकर में, सोलर वाटर हीटर में, सोलर भट्टी में, सोलर सेल में। तो ये एक साधारण सौर तापन युक्ति का उदाहरण के तौर पे मैंने बताया। अब एक चीज देखिए, आप बोलेंगे इसका क्या कार्य है, परावर्तक का क्या कार्य है? तो देखिए भाई, सौर ऊर्जा है वो यहां पर आ रही है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के अगर हम परावर्तक लगा दें तो जो सूर्य की ऊर्जा इससे टकराएगी तो वो वापस यहां पर फिर से आ जाएगी। तो डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा मिल रही है वो भी सही है, और यहां से परावर्तित होकर आ रही है वो भी हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्या दिक्कत है? तो सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है वो डबल हो गई। तो इस कारण परावर्तक का उपयोग किया जाता है, दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस पर्पज से क्लियर। तो सेम सोलर कुकर का अगर आप एक्सप्लेनिंग करना चाहें तो डायग्राम भी वैसे ही रहता है। एक बॉक्स रहता है लकड़ी का, अंदर काली सतह होती है, फिर उसमें बर्तन रखे होते हैं 4, ठीक है, कांच होता है ऊपर, और यहां पर ऐसा परावर्तक होता है फ्लैट।
ठीक है, समतल परावर्तक होता है, समतल दर्पण होता है, ये सोलर कुकर का कार्य है। तो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, एक बात नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 100 डिग्री से 140 डिग्री के तकरीबन ऊष्मा पैदा होती है सोलर कुकर के अंतर्गत, जिससे खाना बनाया जा सकता है। लेकिन खाना भी किस प्रकार का बनाया जा सकता है, फिर से यहां पर बात आ जाती है लाभ और हानि की सोलर कुकर के। तो यहां पर से मिलने वाली ऊर्जा पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई भी धुआं नहीं होता, मतलब पर्यावरण प्रदूषण का खतरा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सस्ती प्रक्रिया, जैसे कि मैंने बोला। और क्या है फिर इसमें, अब हानि की बात करें तो हानि ये है, मतलब एक तरीके से लिमिटेशन कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं, कि किसी भी प्रकार के खाना को नहीं बनाया जा सकता, ऐसा खाना जो एक बार रख दिया जाए और वो उबल जाए और बन जाए, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, इसमें कुछ फ्राई वगैरह नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप बार बार उसको खोलेंगे फिर फ्राई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, एक बार आपने रख दिया तो वो गर्म हो जाएगा और उबल के बन जाएगा। तो ऐसे खाने जो उबाल कर बनाया जा सकते हैं, चावल हो गया, दाल हो गया, उसको सोलर कुकर के अंतर्गत बनाया सकता है, फ्राई वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सेम वाटर हीटर का भी होता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल आपका टैंक होता है। सोलर वाटर हीटर मतलब पानी को गर्म करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये युक्ति है, ठीक। सोलर गीजर जैसे कहते हैं इसको, इस तरीके से एक टैंक होता है काले कलर का, ये क्या है, वाटर टैंक के साथ जुड़ा होता है, वाटर टैंक के साथ जुड़ा होता है, जो पानी का स्रोत होता है ना, वाटर टैंक, उसके साथ जुड़ा होता है। और यहां पर एक ऐसा पैनल होता है जिसमें तांबे के ट्यूब होते हैं, कॉपर के ट्यूब होते हैं। अब तांबा भी क्या करता है कि सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इस ट्यूब में जमा होने वाले पानी को ऊष्मा प्रदान कर देता है, पानी हो जाता है गर्म, पानी गर्म होके इस टैंक में स्टोर हो जाता है गर्म पानी, और इस गर्म पानी को जहां पर जरूरत है वहां सप्लाई कर दिया जाता है। और यहां से क्या हो रहा है, ये वाटर टैंक यहां पर पानी सप्लाई कर रहा है, ये सारी बातें हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल वर्किंग है इसका, ठीक है ना। यहां से पानी आके गर्म होने का पर्पस, गर्म होने के बाद यहां पर स्टोर होके वापस जहां पर उसका उपयोग है वहां पर पहुंचा दिया जाता है नल के माध्यम से, ठीक है। बेसिकली ये जो फ्रेश वाटर, ये कहना चाहिए जो ठंडा पानी है, ये इस ट्यूब में जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ये पाइपलाइन के थ्रू, क्लियर। तो ये सोलर वाटर हीटर है। अब एक चीज और समझिए, देखिए, अब अगर हम सोलर भट्टी पढ़ें जिसको सोलर फर्नेस कहेंगे, उसके लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल परावर्तक, ठीक, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर या रिफ्लेक्टर, ठीक है, अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, किसी क्षेत्र पर अगर अधिक ऊष्मा चाहिए सूर्य की, तो सूर्य इस अवतल दर्पण को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जो सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेंगी, ये अवतल हो गया, सूर्य की किरणें जो पड़ेंगी वो यहां पर आके फोकस हो, यहां पर आके फोकस हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर फिर काफी ज्यादा ऊष्मा पैदा हो जाएगी और हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा, ठीक। तो सोलर भट्टी, सोलर फर्नेस में कार्य क्या होता है, उपयोग हो रहा है अवतल दर्पण का, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग हो रहा है। वाटर हीटर तो डायरेक्ट एक पैनल होता है उसके थ्रू काम करता है, जैसे कि मैंने बताया। अब सोलर भट्टी में, ठीक है, इस प्रकार के अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसका उपयोग आगे जाके क्या होगा, सोलर भट्टी मतलब फिर से पानी गर्म कर रहे हैं, ऐसी भट्टी जिसमें पानी गर्म कर रहे हैं बहुत ही अधिक ताप पर। अब इस पानी को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाप में, स्टीम में। उस स्टीम का प्रयोग अब हम करेंगे स्टीम पावर प्लांट में। स्टीम पावर प्लांट में विद्युत पैदा की जाती है, आगे पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिलहाल इतना आप समझ लीजिए। तो ये पर्पस है सोलर भट्टी का। सोलर सेल अलग से पूरा एक लेक्चर हम पढ़ेंगे, क्योंकि सोलर सेल से दोनों वर्ष 2016 की बात करूं, 2017 की बात करूं, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं, क्लियर है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज रखें, सोलर सेल में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोलर सेल। तो इसको पूरा एक अलग लेक्चर से पढ़ाऊंगा मैं। इतनी बातें क्लियर है। तो ये हो गया सौर तापन युक्तियां। आंसर राइटिंग के लिए अगर आप देखना चाहें तो आप बुक देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो सोलर सेल को तो पूरा एक अलग से लेक्चर लगेगा, तो उसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लिए गए हैं, तो वो भी मैं कवर कराऊंगा। फिलहाल अब हम अगले स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा हो गया यहां पर हमारा समाप्त, इसको छोड़ के करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा,
के बारे में, ठीक है, पवन ऊर्जा जल ऊर्जा के बारे में, जिसके अंतर्गत मैं आपको थर्मल पावर प्लांट का तापी संयंत्र कहते हैं ना, ठीक है, ताप संयंत्र जैसे कहते हैं, ताप विद्युत संयंत्र, हिंदी में क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट को, ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, ठीक, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, और स्टीम पावर प्लांट, जैसे कि मैंने कहा था कि स्टीम जो प्रोड्यूस हो रहा है, भाप जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका काम क्या है, उन सब का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एक साथ, क्योंकि इन सभी का मैकेनिज्म जो है वो एक ही तरीके से कार्य करता है, ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार आप समझ लाएंगे तो दिमाग से नहीं जाएगा, वो समझिएगा बस ना, रटना नहीं है, क्योंकि अगर अलग अलग पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है और फिर हम कैसे करें अलग अलग, सभी का कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे वो पवन ऊर्जा की बात करें, विंड मिल जिसके अंतर्गत पवन चक्की पड़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, या स्टीम पावर प्लांट की बात करें, ठीक, सभी के कॉन्सेप्ट एक ही है, जिसका डायग्राम यहां पर मैंने बताया है, ये सभी का डायग्राम है एक साथ, ठीक, इन सभी का डायग्राम एक साथ सुनिए। अब पहले पवन ऊर्जा डिस्कस कर लेते हैं। पवन ऊर्जा का मतलब है पवन के जो भी पवन है जो चल रही है, वायु जो चल रही है, उनका उपयोग करके कैसे कोई यांत्रिक कार्य पैदा किया जा सकता है या विद्युत पैदा किया जा सके, ठीक है, अल्टीमेट गोल सबका क्या है, विद्युत ऊर्जा पैदा करना। तो पवन के माध्यम से कैसे करेंगे, तो पवन चक्की, आपने नाम सुना होगा बहुत पहले से, पवन चक्की का उपयोग किया जाता है विद्युत पैदा करने के लिए पवन के माध्यम से। तो पवन चलेगी अगर, तब पवन चक्की चलेगी, और पवन चक्की चलेगी तब विद्युत पैदा होगी, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो एक चीज अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पवन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो आप बोलेंगे पवन, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पवन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य ही है। शुरू में मैंने बताया था, कैसे बताया था शुरू में, कि कहीं भी पृथ्वी में पवन चल रही है उसके पीछे मुख्य कारण आपका सूर्य ही है, ठीक है। उसमें बहुत सारे अन्य फैक्टर भी हैं, जैसे अगर हम बोले कि पृथ्वी की जो घूर्णन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन प्राथमिक जो कारण है वो सूर्य है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि कहीं पर अगर सूर्य लंबवत पड़ रहा है, वहां की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जा रही है, वहां का स्थान हो गया कम दबाव क्षेत्र का, उस कम दबाव को भरने के लिए ठंडी हवा उसकी ओर अग्रसर होगी, और ठंडी हवा अग्रसर वहां पर होगी तो वहां पर पवनें चलेंगी, और जहां पर पवनी स्पीड से चलेंगी वहां पर पवन चक्की लगाई जाएगी पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो प्राथमिक स्रोत के रूप में सूर्य ही है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब कार्य कैसे करता है पवन चक्की, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूं। पवन चक्की क्या होता है, ऐसा आप देखे होंगे कहीं कहीं पर, अगर आप घूमने गए होंगे, हर जगह नहीं होता ये उसी जगह पे लगाया जाते हैं जहां पर वर्ष भर ज्यादातर समय पवन की जो गति है, स्पीड है, वो थोड़ी ठीक ठाक हो। कितनी हो बताऊंगा, फिलहाल ध्यान रख लीजिए, पवन की गति जहां थोड़ी ठीक ठाक हमको देखने को मिलती है वहां पर ही पवन चक्की लगाई जाती है, हर जगह नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप देखें कि सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है साउथ इंडिया में, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी अगर आप जाएं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब खाली जगहों पर देखने को मिलता है, थोड़े ऊंचे स्थानों पर देखने को मिलता है जहां पर हवा अच्छी खासी चलती है, ठीक है। कहीं कहीं पर समुद्र वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है ये, ठीक है। सीधा सीधा जहां हवा अच्छी चलती है, साल भर ज्यादा स्पीड में चलती है, वहां पर इसको लगाया जाता है। कहां कहां पर बता भी दिया मैंने। देखिए इस तरीके का इक्विपमेंट होता है, बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है, जिस पर ये चक्की लगी होती है, जिस पर ब्लेड होते हैं, इस तरीके से जिस पर ब्लेड होते हैं, ठीक है। ये ब्लेड मैंने बना दिए, ये पवन चक्की काफी ऊंची होती है, ठीक। अब इसको तो घुमा रहे हैं चक्री को हवा के माध्यम से, यहां पर पवन स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, और इस पवन की जो गति होनी चाहिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन की स्पीड, पवन की गति होनी चाहिए कम से कम, तब जाके ये पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। उससे कम अगर स्पीड रहेगी एयर की तो फिर ये नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। फिर समझ में आई? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जिससे फिर ये घूमेगा, तो इसे घूमेगा तो फिर ऊर्जा कैसे उत्पादित हो रही है, सब समझा रहा हूं, समझिएगा। चलिए ये चीजें क्लियर। यही चक्की को मैंने इधर बना दिया है और उसके आगे का मैकेनिज्म ये है सारा। विद्युत उत्पादन किया जाता है पवन ऊर्जा के माध्यम से। कैसे? देखिए यही चक्की ये बना हुआ है यहां पर, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं या तो प्रोपेलर कह देते हैं, ठीक है, या तो सिंपल व्हील कह देते हैं।
और ये जो ऊपर बने हुए हैं इसको ब्लेड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्लेड। हवा इन्हीं ब्लेड से टकराती है और उसके फलस्वरूप ये पूरी जो चक्की है ये घूमती है। ये जो चक्का है, व्हील है, ये घूमता है। ठीक है। और इस ब्लेड का डिजाइन ऐसे किया जाता है कि आने वाली पवन जो है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट पे क्या क्या चीजें चलती है, ये जो आपके एरोप्लेन के जो ब्लेड्स रहते हैं ना, जो आसपास आजू बाजू इंजन लगे रहते हैं उसके पंख में, वो भी इसी तरीके के उपयोग डिजाइन किए हुए पंख होते हैं, मतलब ब्लेड्स होते हैं। लगभग ऐसी कॉन्सेप्ट पे भी वो चलता है एरोप्लेन। ठीक है। तो देखिए, खैर इस पे आते हैं हम। यहां पर पवन ऊर्जा टकराएगी, ये चक्का घूमेगा। इस चक्का के घूमने से क्या फायदा होगा? इस चक्के के घूमने से ये जो शाफ्ट दिख रहा है यहां पर, ये घूमेगा। और होल एंड सोल पर्पस इस पूरी चक्की का इस शाफ्ट को घुमाना है। ठीक है। इस शाफ्ट को घुमाना है। ये शाफ्ट घूमेगा तभी हमारा काम होगा। और चाहे हम जल ऊर्जा की बात करें, मतलब जल ऊर्जा का उपयोग आपका जल ऊर्जा की बात करें हाइड्रो पावर प्लांट में होगा। स्टीम पावर प्लांट की बात करें तो स्टीम के माध्यम से घुमाया जाता है। जल ऊर्जा की बात करें तो जल के माध्यम से घुमाया जाता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन के माध्यम से घुमाया जाता है। ठीक है। तो इसको घुमाने के माध्यम अलग अलग होने के हिसाब से इन सबको अलग अलग किया गया है, लेकिन होल एंड सोल पर्पस इस शाफ्ट को घुमाना होता है। क्लियर है? तो देखिए, अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी कवर होंगे, वहां पर सारी चीजें कवर होंगी। अब इस शाफ्ट को तो घुमा देंगे, क्योंकि ये शाफ्ट इस चक्के से जुड़ा हुआ है। ये चक्का घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा। क्लियर है? शाफ्ट को घुमाने से क्या होगा? शाफ्ट को घुमाने से ये शाफ्ट जो है जनरेटर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? जनरेटर। अब आपको चीजें समझ में आने शुरू हो रही है कि जनरेटर मतलब विद्युत उत्पादित करेगा। तो जनरेटर में लगा हुआ आर्मेचर जब घूमता है तो उस आर्मेचर के घूमने से जनरेटर विद्युत पैदा करता है। और उस जनरेटर के आर्मेचर को घुमाने के लिए इस शाफ्ट की आवश्यकता होती है। और इस शाफ्ट को घुमाने के लिए इस चक्के, इस व्हील की आवश्यकता होती है। और व्हील को घुमाने के लिए इस ब्लेड की आवश्यकता होती है, जिसको प्रोपेलर भी कहा जाता है। ठीक है। अब आप इस चक्की को, इस ब्लेड को किस माध्यम से घुमाते हैं यह आप पे निर्भर करता है। चाहे तो आप पवन के माध्यम से घुमा लीजिए, जल के माध्यम से घुमा लीजिए, या स्टीम भाप के माध्यम से घुमा लीजिए। उसके आधार पर ही अलग अलग ये आपके पावर प्लांट होते हैं। पवन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कि पवन के माध्यम से घुमाया जा रहा है तो वो विंड मिल हो जाता है, पवन चक्की हो जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म। अब ये जनरेटर चालू हुआ, विद्युत पैदा कर दिया, विद्युत को भेजा जाता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करके उपयोग के लिए भेज देता है। ठीक, तो हो गई विद्युत पैदा। बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब ये पवन के माध्यम से घुमाया तो पवन चक्की हो गया। पवन चक्की के लिए मैंने बता दिया कुछ कुछ फैक्ट, जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। अब कहां पर सबसे ज्यादा विद्युत पैदा होती है तो ध्यान रखिएगा, भारत में, दक्षिण भारत में। ठीक है। तमिलनाडु मान लीजिए नहीं है, तमिलनाडु सबसे अधिक पवन ऊर्जा पैदा करता है, पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत पैदा करता है। कुछ कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी तट हो गया आपका। ठीक है। वहां पर भी विद्युत पैदा होती है। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, वहां पर विद्युत अधिक पैदा होती है पवन ऊर्जा के माध्यम से। ठीक है। कुल 38 से 40 गीगावाट, गीगावाट ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा हूं? गीगावाट। ठीक है। गीगा मतलब होता है 10 की घात 9, 10 की घात 9। तो 38 से 40 गीगावाट ये वर्तमान में भारत की कैपेसिटी है 2020 तक पवन ऊर्जा की। इतनी ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है। गीगा मतलब 10 की घात 9। ठीक है। ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं 40 लूं तो या तो मैंने लिख दिया 40 गीगावाट, या तो मैं इसी को लिख सकता हूं 40,000 मेगावाट। ठीक है। दोनों एक ही है, क्योंकि मेगा मतलब होता है 10 की घात 6। तो 10 की घात 9 को 10 की घात 6 कर दिया, 3 शून्य कम कर दिया, 3 शून्य इधर लगा दिया मैं 40 के सामने में, 40,000 हो गया। क्लियर है क्या? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारत की इतनी कैपेसिटी है पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादित करने की। पूरे विश्व में भारत चौथे स्थान पर आता है विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने के लिए पवन ऊर्जा के माध्यम से। क्लियर है? विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा के माध्यम से चौथे स्थान पर पूरे विश्व में। इतने सारे फैक्ट आप पवन ऊर्जा के संबंध में ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फिर से मैं क्या, पवन ऊर्जा हम पढ़ रहे हैं तो मतलब ही क्या है? नवीनीकृत स्रोत है। नवीनीकृत स्रोत है मतलब रिन्यूएबल है। हवा क्या कभी खत्म होगा? क्या नहीं होगा ना, नवीनीकृत स्रोत है। ठीक है।
और नॉन कन्वेंशनल भी है। नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत, बहुत पहले से उपयोग में नहीं ला रहे, ठीक है, अभी अभी, एकदम अभी भी नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक पहले है, लेकिन इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है ऊर्जा का, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अब आगे देखें, पवन ऊर्जा को छोड़ के अब आगे जितनी भी बात करूंगा, पवन ऊर्जा को छोड़ के जितनी भी बात करूंगा, चाहे वो जल ऊर्जा हो, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हो या स्टीम पावर प्लांट हो, इसको हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है, मतलब विद्युत ऊर्जा। बेसिकली ये भी विद्युत उत्पादित कर रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत उत्पादित होने वाली विद्युत गैर परंपरागत के अंतर्गत आएगी। इन सभी के द्वारा उत्पादित होने वाली विद्युत ऊर्जा परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आएगी, क्योंकि जल ऊर्जा, ताप संयंत्र और स्टीम पावर प्लांट, ये सारे के सारे ना पहले से अच्छे खासे टाइम से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, उनका कॉन्सेप्ट क्या है? तो सेम है भाई, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं है, मैकेनिज्म तो चेंज नहीं है बिल्कुल। अच्छा, एक और बात सुनिए, देखिए कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है इस पूरे प्रोसेस में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहां पर? पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं इस चक्के को घुमाने के लिए। इस चक्के को घुमाया हमने, इस चक्के के माध्यम से घुमाया हमने शाफ्ट को, तो मतलब पवन ऊर्जा कन्वर्ट हुई यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर यांत्रिक ऊर्जा से जनरेटर चला, और जनरेटर से फिर आपकी क्या पैदा हुई? विद्युत ऊर्जा। क्लियर है क्या? अब आप बोलेंगे कि ठीक है, पवन ऊर्जा को नवीनीकृत स्रोत या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत तो रखे, लेकिन गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत भी रखे। तो अगर विद्युत ऊर्जा पूछ दिया जाए कि किसके अंतर्गत होगा, तो ध्यान रखना, अगर विद्युत ऊर्जा के नाम से पूछ दिया जाता है तो विद्युत ऊर्जा को हम परंपरागत स्रोत मानते हैं। क्लियर है? वही तो मैंने लिखा ना, पवन ऊर्जा के माध्यम से उसको छोड़कर विद्युत को परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर? चलिए, क्लियर है, ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब इस चक्की को घुमाना है जल ऊर्जा के माध्यम से। मतलब क्या है? जल ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है? जैसे मान लेते हैं ये बांध है, बांध, ठीक है, यहां पर जल संग्रहित है, पूरा जल संग्रहित है। तो बांध बनाकर क्या कर लिया जाता है? जल की गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है पहले। मतलब जल अगर बांध में स्टोर्ड है तो यहां पर जल शांत अवस्था में है, मतलब यहां पर जल की स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है जल के पास। ठीक है क्या? बांध में क्या होता है? जल की स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जब यहां पर एक वॉल्व होता है जो जाके किस पे स्ट्राइक करेगा? इस चक्की पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब जल ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं हम, तो जब ये वॉल्व को ओपन कर दिया जाता है, जल यहां से जाके स्ट्राइक करेगा इसमें, चक्की में, और फिर ये चक्की घूमने लगेगी। ठीक, और इस चक्की को घुमाने के पीछे पर्पस क्या? शाफ्ट को घुमाना, और शाफ्ट को घुमाने के पीछे पर्पस क्या? जनरेटर के आर्मेचर को घुमाना, क्योंकि जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा तभी विद्युत पैदा होगी। क्लियर? तो पर्पस वही है, क्या? चक्की को घुमाना। अब जल के माध्यम से घुमा रहे हैं। क्लियर है ना? ये चीज याद रखेंगे। और जब जल ऊर्जा का उपयोग इस चक्की को घुमाने में किया जाता है तो इस चक्की को उस समय कहते हैं टरबाइन। क्या कहते हैं? टरबाइन, टरबाइन। ठीक है, टरबाइन कहते हैं इस चक्की को, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब इसमें कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है तो ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जल की यहां पर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। जल की यहां स्थितिज ऊर्जा है। ये स्थितिज ऊर्जा जो थी जल की, पहले क्या हुई? फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई। देखिए यहां स्पीड से जल जाएगा, जब वॉल्व खोलेंगे तो जल स्पीड से जाके स्ट्राइक करेगा इसको। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक, गतिज ऊर्जा फिर किसमें? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि यहां पर यांत्रिकी कार्य हो रहा है, शाफ्ट घूम रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा। और फिर अल्टीमेटली यांत्रिक ऊर्जा का पर्पस क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा। समझिए सारी चीजों को। ठीक है, बस इतना अंतर है। यांत्रिक ऊर्जा ये जल की ऊर्जा हो गई, जैसे उसमें पवन की ऊर्जा देखे थे, ये जल की ऊर्जा हो गई, दोनों मिला के, पहले स्थितिज फिर गतिज। अब इंग्लिश में सुनिए, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी,
यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? तो ये हो गया जल ऊर्जा का प्रयोग। ठीक, आगे देखें, थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं? थर्मल पावर प्लांट में भी यही सारी चीजें होती है दोस्तों, यही सारी चीजें होती है थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, जिसमें हम ताप का उपयोग करके विद्युत पैदा करते हैं, उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस चक्के को घुमाना है ताप के माध्यम से, उसमें ताप पैदा किया जाता है। फिर से अब ताप पैदा करेंगे तो फिर स्टीम पैदा होगी, या तो जल के माध्यम से जल को गर्म करके स्टीम पैदा कर लो। ठीक है, तो स्टीम पावर प्लांट, स्टीम के माध्यम से देखिए जल को गर्म किया, जल गर्म करने से बन गया क्या? भाप, स्टीम बन गया। अब स्टीम की भी ताकत, शक्ति इतनी होती है, उसको इस स्पीड से इस ब्लेड में स्ट्राइक किया जाता है कि ये चक्का घूमने लगता है। ठीक है, तो स्टीम के माध्यम से घुमा रहे हैं तो भी ये वैसे ही फंक्शन करेगा। तो ये सारे अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है, ये किसके आधार पर है कि आप कैसे इस चक्के को घुमाते हैं, उसी के हिसाब से अलग अलग कर दिया है बस। ठीक, तो बस यहां पर पवन ऊर्जा को पढ़ना है, जल ऊर्जा को पढ़ना है, इसके अंतर्गत ये एग्जांपल मैंने बताया। क्लियर है? कौन किसके अंतर्गत आता है? गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है, परंपरागत के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले लेक्चर में फिर से क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो फिर से यहां पर ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करना है अल्टीमेटली, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा से, मैकेनिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा पैदा होगी। और इस यांत्रिक ऊर्जा को आप कैसे करते हैं, उसके पहले का स्टेज है ये। क्लियर? ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा। अगले लेक्चर में मैं आपका सबसे पहले कवर करूंगा सोलर सेल के बारे में, और फिर बायोगैस के बारे में। ठीक है, बायोमास के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, वो भी जरूरी है फिर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।